हेलो माय नेम इज अभय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड डायरेक्टर्स के फेवरेट टॉपिक पर, रोमियो जूलियट पर। मतलब सुभाष घाई की सौदागर का ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू से लेकर इशक ज़ादे का हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, और फिर भाई 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 भला ताड़ी रामा भला ताड़ी रामा भला ताड़ी रामा भला ताड़ी रामा, संजय लीला बंसाली, गोलियों की रासलीला, रामलीला, ये सारे मॉडर्न एडेप्टेशंस रोमियो जूलियट पर बेस्ड हैं। ऐसा क्या है यार रोमियो जूलियट की कहानी में कि आज भी डायरेक्टर्स इस कहानी को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं और हर बार ये कहानी सुपरहिट साबित होती है। तो आइए आज इस कहानी को जानते हैं। रोमियो जूलियट प्ले के सबसे पहले हम की पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इस प्ले का पूरा नाम है द एक्सीलेंट एंड द लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो जूलियट। ये पब्लिश हुई थी 1597 में। इट्स अ ट्रेजिक ड्रामा। इसकी सेटिंग है वेरोना, जो कि इटली में है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। दो फैमिली हैं और दोनों में बहुत ही कट्टर दुश्मनी चलती है। एक फैमिली का नाम है मॉन्टेग्यू फैमिली और दूसरी फैमिली का नाम है कैपुलेट्स फैमिली। अब मॉन्टेग्यू फैमिली में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन है मेंबर्स, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आते हैं मिस्टर मॉन्टेग्यू, जो कि इस फैमिली के हेड हैं। उनकी वाइफ है लेडी मॉन्टेग्यू। इन दोनों का एक बेटा है रोमियो, और फिर रोमियो का एक कजिन है बेनवोलियो। फिर रोमियो का एक दोस्त है मर्क्यूशियो, और फिर रोमियो का एक और दोस्त है फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस इस कहानी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रोमियो की। ये तो हुए मॉन्टेग्यू फैमिली के मेंबर्स। अब हम बात करते हैं कैपुलेट्स फैमिली की। तो कैपुलेट्स फैमिली में मिस्टर कैपुलेट्स हैं, कैपुलेट्स फैमिली के हेड। उनकी वाइफ है लेडी कैपुलेट्स। उनकी बेटी है जूलियट, इस प्ले की हीरोइन। जूलियट के कजिन का नाम है टाइबल्ट। रोमियो के कजिन का नाम था बेनवोलियो। जूलियट के कजिन का नाम है टाइबल्ट, और टाइबल्ट बहुत गुस्से में रहता है, जब देखो तब लड़ाई करना चाहता है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं काउंट पेरिस। काउंट पेरिस इसमें हमें देखने को मिलते हैं जो जूलियट से शादी करना चाहते हैं। काउंट पेरिस बहुत ही अमीर हैं, मतलब जो प्रिंस हैं उनके यहाँ वो किंग्समैन हैं। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद प्रिंस इट, जो हम वेरोना जो सेटिंग है हमारे यहाँ, उसके लीडर हैं। तो अभी हमने सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अपने प्ले को शुरू करते हैं। इस प्ले की शुरुआत में क्या होता है, दोनों फैमिली के सर्वेंट्स आपस में लड़ बैठते हैं। बेनवोलियो कहता है कि अरे यार तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो लड़ाई सुलझाने आ ही रहा होता है, तभी टाइबल्ट वहां पे लड़ने बैठ जाता है। बेनवोलियो और टाइबल्ट आपस में झगड़ने लगते हैं। तब प्रिंस आते हैं। प्रिंस को आना पड़ जाता है इन दोनों परिवार की लड़ाई के बीच में। कहते हैं कि भाई शांत हो जाओ, तुम लोगों ने जब देखो तब रुक्का तारते रहते हो, जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद तुम लोगों ने लड़ाई करी तो देख लेना। तो यहां पर प्रिंस ये कहकर इस लड़ाई को सुलझाते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं, आगे से मैं कोई लड़ाई ना देख लूं। ये लड़ाई यहां पे सॉल्व होती है। मॉन्टेग्यू और लेडी मॉन्टेग्यू बैठे हुए होते हैं और वो बेनवोलियो से कह रहे होते हैं कि बेनवोलियो, जब ये लड़ाई हो रही थी तो रोमियो कहां था? हमने रोमियो नजर नहीं आया कहीं भी, पर रोमियो तो खोया खोया रहता है, पता नहीं रोमियो कहां खोया हुआ है। तो बेनवोलियो कहता है कुछ तो चक्कर है, इस लड़ाई में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई यार, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, दो परिवारों के सर्वेंट्स की लड़ाई थी। मतलब आपस में तो सर्वेंट्स लड़ बैठे थे और फिर बेनवोलियो और फिर टाइबल्ट की लड़ाई हो गई थी। तो ऐसी लड़ाई में भी रोमियो यहाँ पे मौजूद नहीं है, कहाँ खोया हुआ है रोमियो? तो बेनवोलियो कहता है यार इस बात को तो मुझे पता करना पड़ेगा। तो बेनवोलियो जाता है रोमियो के पास कि भाई कहाँ खोए हुए रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है। तब रोमियो उसे बताता है कि यार मुझे एक लड़की से ना प्यार हो गया है, एक तरफा प्यार हो गया है। उसका नाम है रोजलिन। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो यार मुझे सामने से कुछ भाव नहीं देती है, बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, तुम मेरी कुछ मदद कर दो ना। तो इस बात को सुन के बेनवोलियो पहले तो हंसता है कि क्या बात कर रहे हो, एक तरफा प्यार, ये क्या होता है? तभी रोमियो कहता है कि अरे तुम क्या जानो यार, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन फिर बेनवोलियो रोमियो की इस कंडीशन को देख के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम चलते हैं जूलियट की तरफ, और जूलियट के घर में क्या हो रहा है। काउंट पेरिस चाहते हैं कि वो जूलियट से शादी कर लें, और जूलियट की उम्र अभी सिर्फ 13 साल है। जैसे ही काउंट पेरिस ये प्रपोजल उसके फादर मिस्टर कैपुलेट्स के पास लेकर जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मिस्टर कैपुलेट्स तो फूले नहीं समाते हैं, वो कहते हैं कि क्या बात है यार, शाही घराने में मेरा जुड़ जाएगा नाता, रिश्ता नाता जुड़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। वो कहते हैं काउंट पेरिस कहते हैं कि बताओ क्या रिक्वेस्ट है। वो कहते हैं कि अभी मेरी बेटी ना जूलियट सिर्फ 13 साल की है, वो थोड़ी बड़ी हो जाने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, वो भी आपको समझने लगेगी, आप भी उसे समझ लेंगे, थोड़ा एक दूसरे को समय देंगे तो अच्छा होगा। तो काउंट पेरिस कहते हैं यार कोई इशू नहीं है। काउंट पेरिस बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है, वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। वो कहते हैं कि लेकिन मैं आपको आज दावत देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर पर आएँ, हमने पार्टी वार्टी सेटअप किया आपके लिए, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आएँ। वो उन्हें इन्विटेशन देते हैं। अब एक पार्टी
रखी जा रही है काउंट पेरिस के लिए, जहां पे काउंट पेरिस देखने के लिए आ रहे हैं जूलियट को। अब जूलियट के लिए उसकी मदर लेडी कैपुलेट्स और उसकी एक नर्स है जूलियट की, जो जूलियट का उसकी बेटी से भी ज्यादा ख्याल रखती है। वो दोनों के दोनों उसे समझा रहे होते हैं कि सुनो, आज काउंट पेरिस आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तैयार हो जाना, बहुत ही खूबसूरत आदमी है, बड़े शाही घर से आते हैं, तुम्हारी उनसे शादी हो जाएगी। जूलियट को समझ नहीं आ रहा है, वो कह रही है कि अच्छा ठीक है, आ रहे हैं तो ठीक है, ओके मैं हो जाती हूँ, जैसे आप लोग कहते हो वैसे मैं तैयार हो जाती हूँ। अब कैपुलेट्स फैमिली एक बड़ी पार्टी रखती है, तो वो अपने सर्वेंट को कहते हैं कि जाओ भैया, जो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सबको इनविटेशन देकर आओ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो कैपुलेट्स फैमिली का सर्वेंट है, जो सबको इनविटेशन देता हुआ घूम रहा है, उसे खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो इस तरह से लोगों से पूछता हुआ घूम रहा है। वहीं पे उसे रोमियो मिल जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ये मैं इनविटेशंस मुझे पहुंचाने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किसका नाम लिखा है और ये कहाँ एड्रेस है। रोमियो उन इनविटेशंस में देख लेता है और उसमें वो रोजलीन का नाम देख लेता है। ये देखते ही रोमियो तो एक्साइटेड हो उठता है कि यार, जिस लड़की की तलाश में मैं हूँ, जिस लड़की को मैं चाहता हूँ, वो इस पार्टी में आ रही है, चलो बेनवोलियो मेरी मदद करो, चलो इस पार्टी में। रोमियो इस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मास्क पहनकर पहुंच जाता है। वहीं पे जो टाइबल्ट होता है वो उसको पहचान लेता है कि यार, ये जो आवाज है वो सुनी सुनी लग रही है, ये जरूर मॉन्टेग फैमिली का रोमियो है। टाइबल्ट ये बात मिस्टर कैपुलेट्स को बताता है कि यहाँ पर रोमियो है, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो कैपुलेट्स कहते हैं कि यार नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये हमारे घर की पार्टी है, मैं नहीं चाहता ये पार्टी खराब हो। लेकिन यहाँ पर रोमियो क्या कर रहा है, एक तो दुश्मन के घर में घुस आया है और अब उसकी निगाह पड़ चुकी है जूलियट पे। जूलियट को देखते ही जैसे वो सब कुछ भूल गया है, उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मतलब जुबान लटक गई है, आंखें अटक गई हैं, वो समझ नहीं पा रहा है और इस दुनिया में जो भी कुछ है उसे सब खुशनुमा लग रहा है और वो सब भूल चुका है। उसे बस कुछ दिखाई दे रहा है तो जूलियट दिखाई दे रही है। वो ये भी नहीं देख रहा है कि भाई, दुश्मन के घर के अंदर बैठे हो, दुश्मन के घर के अंदर बैठे हो तो बैठे हो, उसकी बेटी से ही प्यार कर रहे हो, उसकी बेटी को देख के खुश हो रहे हो। रोमियो सब कुछ भूल जाता है, इस दुनिया जहान, इस लड़ाई को तो भूल ही जाता है, जिस लड़की रोजलिन के लिए आया था उसको भी भूल जाता है। और भाई साहब, रोमियो तो हैं दिल फेक आशिक। वो चलते हैं जूलियट को प्रपोज करने के लिए और जूलियट को कई सारी पोइट्री सुनाते हैं और जूलियट को इंप्रेस कर लेते हैं। यानी जूलियट और रोमियो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं, दोनों को एक मोहब्बत हो जाती है। इस बार मोहब्बत एक तरफा नहीं है, इस बार मोहब्बत मुकम्मल होने जा रही है, दोनों को दोनों तरफ से मोहब्बत हो गई है। तभी थोड़ा पार्टी का माहौल गर्मा गर्माया होता है, तो वो उसके दोस्त रोमियो को वहां से लेके चले जाते हैं। रोमियो फिर भी नहीं मान रहा है, रोमियो यहाँ पर किस करने की कोशिश करता है जूलियट को, लेकिन कैसे करके वहां से उसे निकालते हैं। लेकिन रोमियो इतनी आसानी से इस पार्टी से जाने वाला नहीं है। वो क्या करता है, एक दीवार पर चढ़ जाता है और जूलियट को छज्जे से देखता है और रोमियो और जूलियट छज्जे से आपस में बातें कर रहे हैं। रोमियो यहाँ दीवार पे खड़ा है, जूलियट अपने छज्जे पे खड़ी है और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांतारे तोड़ लाऊंगा, जो तुम कहोगी मैं वो सब कर दूंगा। इसी तरह की प्यार मोहब्बत की बातें आपस में होती हैं। अब रोमियो उस पार्टी से लौट आता है, ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। रोमियो बहुत एक्साइटेड है अपनी इस जूलियट को लेकर। वो अपने दोस्त फ्रायर लॉरेंस, जो मैंने बताया था, फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है और कहता है कि फ्रायर, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है यार, मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम है जूलियट और वो कैपुलेट्स परिवार से है, मतलब कैपुलेट परिवार की बेटी है। ये बात सुनकर फ्रायर एकदम चौंक जाता है कि पागल हो क्या रोमियो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो तुम किसी रोजलिन के पीछे पागल थे और आज तुम ये जूलियट और तुम भूल गए हो क्या, इन दो परिवारों में इतनी पुरानी दुश्मनी है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। फिर भी कैसे ही करके रोमियो इस बात को मना लेता है और फ्रायर सोचता है कि यार ठीक है, देखते हैं क्यों ना इन दोनों की अगर हम शादी कर लें तो इन परिवारों की जो इतनी लंबी दुश्मनी चलती आ रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो क्या पता इन दोनों की वजह से ये लड़ाई सॉल्व हो जाए। तो फ्रायर एकदम तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ टाइबल्ट चैलेंज कर रहा है रोमियो को। वो कह रहा है कि देखो, ये रोमियो हमारे यहाँ पार्टी में आया था और अब मैं इसे मारना चाहता हूं। ये जो खबर है वो रोमियो तक पहुंचती है, पर रोमियो सोचता है कि छोड़ो यार, मेरा होने वाला साला है, छोड़ देता हूं इसको, जो कह रहा है कह लेने दो। फिर रोमियो जूलियट की नर्स के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जूलियट को इस जगह पर भेज देना, मैं उससे मिलना चाहता हूं और उसे कह देना मैं और जूलियट आपस में शादी कर। फिर जूलियट की नर्स उसे रोमियो के पास भेज देती है। फ्रायर उन दोनों की शादी कराता है। देखिए, शादी दोनों की संपन्न हो चुकी है, दो परिवारों में लड़ाई चल रही है, लेकिन इन दोनों को रोमांस सूझ रहा है, इन दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन इसी बात का पता चल जाता है टाइबल्ट को। टाइबल्ट भाई साहब लड़ाई में लगा हुआ, कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं तुम लोगों को। टाइबल्ट आते ही रोमियो से लड़ने लगता है। रोमियो कोशिश करता है कि यार ये मैं लड़ाई वड़ाई ना करूं, इस सबको ऐसे ही शांत कर दूं, पर टाइबल्ट अपनी आदत से मजबूर, वो मान ही नहीं रहा होता है। तभी
मर्क्यूशियो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड। मर्क्यूशियो क्या करता है, वो कहता है कि तुम तो पीछे हो जाओ रोमियो, मुझे लड़ने दो इससे। फिर अब हम देखते हैं कि मर्क्यूशियो और टाइबल्ट की आपस में लड़ाई होती है और टाइबल्ट मर्क्यूशियो को तलवार से घायल कर देता है। ये देखकर रोमियो से नहीं रहा जाता है और वो क्या करता है, रोमियो वहां पे तलवार निकालता है और टाइबल्ट को मार डालता है। बेनवोलियो ये सारा का सारा किस्सा प्रिंस को बताता है और प्रिंस कहते हैं कि यार इन दोनों परिवारों से तो मैं परेशान हो उठा हूं। ये रोमियो, जूलियट, टाइबल्ट, बेनवोलियो, मर्क्यूशियो, ये सब क्या है। सुनो, ये जो रोमियो है ना, इसको यहां से बैनिश करो, ये मुझे वेरोना सिटी में नहीं देखना चाहिए। ये खबर जैसे ही रोमियो के पास पहुंचती है वो परेशान हो जाता है। फ्रायर उसे बताता है कि सुनो, तुमने जो बेटा जो कांड कर दिया है ना, फंस चुके हो तुम, अब नहीं बच पाओगे। वहां पे तुम्हें बैनिश कर दिया गया, वेरोना में दिखाई मत देना। और सुनो, जूलियट वहां पे परेशान हो रही है कि तुमने उसके भाई टाइबल्ट को मार डाला है, सोचो तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा। आएगी अब वो तुम्हारे साथ, शादी तो कर बैठे हो, कुछ नहीं सोचा क्या शादी के आगे का। थोड़ा गुस्से पे काबू कर लेते, थोड़ा गुस्से पे काबू कर लेते तो क्या हो जाता। रोमियो ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि लगता है यार अब सब खत्म हो गया। वो खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी फ्रायर कहता है कि यार रुक जाओ, हर चीज पे खुद को मारने की कोशिश करने लगते हो, मारो मत खुद को। तुम एक काम करो, मांटुआ करके एक जगह है, उस जगह पर पहुंच जाओ, लेकिन जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम तब तक वहां छुपे रहना, जब मैं इशारा करूंगा तो वहां पर आ जाना और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जूलियट को वहां पर लेके आ जाऊं। जब ये केस सब में फैला कि भाई टाइबल्ट की तो मौत हो चुकी है, रोमियो जूलियट ने आपस में शादी कर ली है, तो कैपुलेट्स फैमिली और ज्यादा चौकन्नी हो गई और वो कहने लगी कि काउंट पेरिस से, अभी सिर्फ जूलियट की उम्र 13 साल है, और वो कहने लगी कि काउंट पेरिस से जल्दी शादी कर दो। ये जो अगले 3 दिन है, इन्हीं 3 दिनों में जूलियट की शादी काउंट पेरिस से करा देते हैं। ये सब सुनकर जूलियट तो बहुत परेशान हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसने कैसे ही करके फ्रायर तक अपनी बात पहुंचाई कि देखो, अगर मैं रोमियो के पास नहीं पहुंची ना और मुझे इस काउंट पेरिस से शादी करनी पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यहाँ पे फ्रायर परेशान हो गया कि यार उधर रोमियो अपनी जान देने की धमकी देता है, इधर ये जूलियट अपनी जान देने की धमकी देती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भी फ्रायर कहता है कि तुम चिंता मत करो जूलियट, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हें एक ड्रग दूंगा, उस ड्रग को तुम पीकर लेट जाना। इससे ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ जहर खा लिया है और तुम 42 आवर्स के लिए मर गई हो। जब तुम्हारा परिवार तुम्हें दफनाने ले जाएगा, मैं वहां पे आऊंगा, तुम्हें वहां से निकाल लूंगा और फिर मैं तुम्हें रोमियो के पास पहुंचा दूंगा। ये तो फ्रायर लॉरेंस उसे बता देता है, लेकिन जूलियट यहाँ सोच में पड़ जाती है कि यार उस ड्रग को अगर मैं खाऊंगी तो मैं सचमुच में ना मर जाऊं। लेकिन मोहब्बत की दीवानगी देखिए, किस इंतहा पे, 13 साल की लड़की किस इंतहा पे मोहब्बत करती है। वो कहती है कि ठीक है, जो भी ड्रग है तुम मुझे दे दो, मैं वो ड्रग खा लूंगी। अपने परिवार को किसी को भी शक नहीं होने देती है। वो सबसे माफ़ी मांगती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहक गई थी, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, मैं किसी रोमियो वोमियो के चक्कर में पड़ गई थी। आप काउंट पेरिस से शादी कराना चाहते हैं ना? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ काउंट पेरिस से शादी करने के लिए, मेरी आप काउंट पेरिस से शादी करा दीजिए। अब पूरा परिवार भी खुश है कि यार लगता है जूलियट को अकल आ गई है। लेकिन जूलियट यहाँ पे प्लान कर रही है कि वो ड्रग लेगी और वो पीकर सो जाएगी और वो ऐसा लगेगा कि वो मर गई है। तो जूलियट ऐसा ही करती है। दीवानगी में ये भी नहीं सोचती है कि यार इस ड्रग का कुछ उल्टा नुकसान ना हो जाए और वो सचमुच में ना मर जाए। फिर रोमियो का क्या होगा? वो बस इंपल्सिविटी में उस ड्रग को पी लेती है और फिर ऐसा लगता है कि वो मर गई है। पूरा परिवार वहां पे रोने लगता है कि यार ये जूलियट ने क्या किया, ये जूलियट ने क्या किया, ये सब हम लोगों से क्या हो गया। और उन लोगों को लगता है कि जूलियट की यहाँ पे डेथ हो गई है। अब पूरा परिवार जूलियट को ग्रेवयार्ड ले जाता है और वहां पे दफनाने लगता है। ये खबर कोई रोमियो के पास पहुंचा देता है कि सुन रहे हो, तुम तो यहाँ छुपे पड़े हो, वेरोना में तुम्हें बैनिश कर दिया गया है, वहां पे जूलियट ने जहर खा लिया और वो मर गई है। रोमियो इस खबर को सुन के बहुत परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि यार अब मैं क्या करूं। मैं यहाँ पर इस परेशानी में था ही जूलियट के लिए कि मैं और जूलियट एक दिन एक हो जाएंगे, मैं अपनी जान दे दूंगा। वो डिसाइड करता है कि यार वो जहर खरीदता है और वो सोचता है कि मैं अब इस जहर को खा लूंगा। बस उसे एक बार थॉट आता है, बस एक बार, एक आखिरी बार मैं जूलियट को जाकर देख लूँ, एक आखिरी बार उसका चेहरा देख लूंगा ना और फिर इस जहर को खा लूंगा। वो भागा भागा जूलियट की कब्र पे जाता है। वहां पर काउंट पेरिस होता है। काउंट पेरिस देख लेता है कि वो तो रोमियो है। काउंट पेरिस एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। रोमियो वहां पर रो रहा होता है, उसके चेहरे को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार जूलियट ये तुमने क्या कर लिया, पता नहीं क्या गलतफहमी हुई जो तुमने अपनी जान दे दी और अब मैं भी नहीं रहूंगा। तभी क्या करता है, काउंट पेरिस पीछे से अटैक कर देता है रोमियो को। रोमियो को कुछ समझ नहीं आता है। काउंट पेरिस और रोमियो की आपस में लड़ाई हो जाती है और रोमियो फिर से, एक बार फिर से, पहले टाइबल्ट को उसने मार डाला, इस बार उसने काउंट पेरिस को मार डाला। और काउंट पेरिस को मारने के बाद रोमियो उदास परेशान जूलियट को देखता है और देखता है कि जूलियट मरी हुई है। जूलियट को देखता है कि वो मरी पड़ी है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो जहर लेता है, पीता है और वहीं पे रोमियो की मौत हो जाती है। 3 घंटे बाद
जूलियट को होश आता है। फ्रायर सारी परेशानी, सारी जो चीज़ें चल रही थी वो जूलियट को समझाता है कि जूलियट ऐसा ऐसा हुआ था, काउंट पेरिस ने अटैक किया, रोमियो को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, उस इंफॉर्मेशन के चक्कर में रोमियो ने जहर पी लिया और उसे लगा कि तुम मर गई हो, तो वो भी मर गया। जूलियट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो कहती है मेरे रोमियो ने मेरे लिए जहर पी लिया। वहीं पे चाकू रखा होता है, उस चाकू से खुद को जख्म पहुंचाती है और वो भी वहीं पे मर जाती है। तो इस तरह से एक मिसकम्युनिकेशन, एक मिस इन्फॉर्मेशन के चलते दोनों के दोनों जो प्रेमी होते हैं हमारे पास, रोमियो और जूलियट, उनकी डेथ हो जाती है। और ये सब क्यों हुआ? इन दोनों परिवारों की लड़ाइयों की वजह से। ना ये दोनों परिवार इस बात पे टिके रहते कि यार हम दोनों को लड़ाई रखनी है और एक दूसरे से लड़ते रहते, तो कितनी आसानी से रोमियो और जूलियट एक हो जाते। जैसे ही उन दोनों की लाशों को वहां पे देखा तो बहुत सारे लोग चले आए, पूरा वहां पे पूरा शहर, पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया। और फिर प्रिंस भी वहां पर पहुंचे और प्रिंस ने बोला कि यार बस करो, खत्म करो ये लड़ाइयां, देखो तुम लोगों की वजह से कैसे ये छोटे मासूम बच्चों ने अपनी जान दे दी है, अगर ये लड़ाई ना होती तो दोनों एक साथ होते। तब प्रिंस ने ऑर्डर दिया कि इस लड़ाई को खत्म करा जाए और रोमियो और जूलियट की गोल्डन मूर्ति बनाई जाए। तो दिस वाज द एंडिंग ऑफ दिस प्ले। आप बताइए आपको ये प्ले कैसा लगा? जब भी मैं इस प्ले के बारे में सोचता हूं तो मुझे वो शेर याद आता है। कितना खूबसूरत सा शेर है। जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए हैं कच्चे से, हमको उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। यही तो कहानी थी रोमियो जूलियट की। भले से वहां से उठाकर उनके लिए गोल्डन मूर्ति बना दी, लेकिन उनका इश्क तो लटका रहा ना, उनका इश्क तो मर गया ना, उनका इश्क तो वहां पे जमीन पे पड़ा था। अब लोग उनके लिए गोल्डन मूर्तियां बनवा रहे हैं, पर उनके फलसफे को, उनकी मोहब्बत को अगर उस टाइम पे कोई समझ लेता तो कितना अच्छा होता। वेल, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रोमियो जूलियट की एक्चुअल स्टोरी कैसी लगी।